स्टोइकियोमेट्री देख रहे थे ना लास्ट क्लास में, और उसके एंड तक पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट। एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, दैट वाज यील्ड ऑफ रिएक्शन। मैंने बोला था मेंस में नॉर्मली नहीं पूछता है, अगर पूछा तो क्या करेंगे। और उस सेक्शन का डिटेल एक अलग से चैप्टर भी है आगे, ठीक है, तो उसकी कहानी डिटेल में बाद में होगी, बट बहुत शॉर्ट में एक सेक्शन बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है क्रिश, आवाज आ रही है क्या क्लियर? हाँ सर, अभी आ रही है। ओके, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन बचा हुआ है, ये कहां पे आएगा, कैसे आएगा? तो पहली बात, जब तक मोल कंसेप्ट कर रहे हो, जब तक परसेंटेज यील्ड पूछा ना जाए या फिर परसेंटेज यील्ड दिया ना जाए क्वेश्चन में, या तो दिया हुआ रहेगा या पूछा रहेगा, तभी समझो इस सेक्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट हिंट है कि क्वेश्चन में अगर परसेंटेज यील्ड मेंशन रहे या पूछा जाए तो जाके यू कैन से कि ये क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड है, ठीक है, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो यील्ड वर्ड नजर आ जाएगा तुमको क्वेश्चन में ही। ना ये कब एप्लीकेबल होता है इन जनरल? तो केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम क्लोज्ड स्पेस में अगर करवाएं, परफॉर्म करें, तो वो रिएक्शन कभी कंप्लीट होते ही नहीं है, इवन इफ यू आर टेकिंग द रिएक्टेंट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। इससे पहले क्या सीखा था, अगर स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में है तो सारे के सारे रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम होंगे, अगर स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में नहीं है तो वन ऑफ देम विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, अदर्स आर एक्सेस रिएजेंट, है ना। ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। इस बार देख रहे हैं कि इवन इफ यू आर टेकिंग रिएक्टेंट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन, some reactions when performed in closed space will never be completed। इसका मतलब सारे रिएक्टेंट्स के कुछ ना कुछ मास या मोल्स बचे हुए रह जाएंगे हर वक्त, ठीक है। जैसे N2 प्लस H2 गिविंग NH3 वाला जो रिएक्शन है, विदाउट बैलेंसिंग में बोल रहा हूँ, उस रिएक्शन को अगर परफॉर्म करवाओगे, तुम किसी भी डायरेक्शन से करवाओ, N2 और H2 डाल दो कंटेनर के अंदर, और फिर कुछ टाइम के बाद चेक करो तो NH3 कुछ बना हुआ रहेगा, बट किसी भी टाइम पे अगर चेक करो तुम तो N2 और H2 पूरी तरह से कंज्यूम नहीं रहेगा इफ यू आर परफॉर्मिंग इट इन क्लोज्ड स्पेस, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, और वैसे रिएक्शंस के लिए हमारा परसेंटेज यील्ड जो होता है वो हम लोग कहते हैं कि दिस विल बी लेस देन 100% एनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो जब रिएक्शन कंप्लीट ना हो तो हम लोग कह रहे हैं यील्ड इज लेस देन 100%। इसका मतलब yield of reaction is just representing the extent of reaction, है ना, ठीक है। Is it okay? Any doubt up to this point? नो सर। Okay, so write down the first thing, percentage yield of a reaction represents percentage extent of completion of the reaction। दूसरा पॉइंट, some reactions when performed in closed space are never 100% completed even if reactants are in stoichiometric proportion of their moles। These reactions are called reversible reactions। Reversible reactions ऐसे रिएक्शंस के लिए हम लोग परसेंटेज यील्ड डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। जस्ट एक सेंटेंस और लिख देता हूं, फॉर दीज रिएक्शंस
कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन इज लेस देन 100%, सो यील्ड भी क्या होगा, लेस देन 100%. फॉर दीज रिएक्शंस percentage yield is always less than 100. Done? Yes. Yes, sir. Okay. चलो, तो इन रिएक्शंस के लिए हम लोग परसेंटेज यील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, तो दो तरीके हैं डिफाइन करने के, और क्वेश्चन से पता चल जाएगा तुमको कौन सा तरीका यूज करना है. तो या तो परसेंटेज यील्ड पूछेगा या फिर दिया हुआ रहेगा. कैसे यूज करना है या कैसे निकालना है, उसके दो तरीके हैं. पहला तरीका है कि दे विल बी गिविंग यू द रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन, एंड अगर यील्ड दे दे और पूछे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, दैट मींस रिएक्टेंट इज गिवन, उसका क्वांटिटी इज गिवन, एंड दे आर आस्किंग यू हाउ मच प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड. ऐसा अगर दे तो एक तरीका है. दूसरा तरीका है कि दे विल बी गिविंग यू द प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, कि मेरे को इतना बनाना ही बनाना है, एंड दिस मच इज द यील्ड, व्हाट विल बी द रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट. ठीक है, ऐसा अगर पूछे तो दो तरीके. सो परसेंटेज यील्ड कैन बी डिफाइंड इन टू वेज. ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम लोग अपना एक तरीका चुन लेंगे क्वेश्चंस को देख के. ठीक है, सो पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड इज इफ द अमाउंट ऑफ reactant is given. ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज यील्ड को लिखते हैं हम लोग, दैट विल बी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आइडियल प्रोडक्शन as per stoichiometry into 100. So that gives you another formula. If you want to know actual production कितना होगा, तो actual production of product will be equal to ideal production as per stoichiometry into percentage yield by 100. ठीक है, that is first way. नोट कर जाओ. एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और ज्यादा समझ में आएगा. Done, sir. Okay. Sir, 1 minute. Oh. किसी ने टेस्ट के लिए पूछा है कि सनडेट का टेस्ट था कि नहीं था, तो जितना पढ़ा है तो उतने के हिसाब से कुछ दिया है तो फायदा हुआ होगा. समझ में आया होगा कि जितना पढ़ा है उतने के क्वेश्चन हो सकते हैं ना, जितना पढ़ाया तो उतने के. जो आगे पढ़ाने वाला उसके हिसाब से भी बचे हुए सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे. ठीक है, तो जस्ट सी द पेपर वंस. जिन लोगों ने नहीं दिया है, जिन लोगों ने दिया है वो भी रिविजिट करो, नोट्स को साथ में रख के. है ना, एग्जाम के टाइम पे तो नोट्स सामने नहीं होता, बट अभी क्या करना है कि पेपर तुम्हारे सामने है, तुम्हारा नोट्स तुम्हारे सामने, उसको रखो और देखो कि सर के बताए हुए से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट यू विल आस्क. ठीक है, अभी हो गया ना. Done, sir. Done. ओके, सो ये था जब रिएक्टेंट दिया जाए और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पूछा जाए कि एक्चुअली कितना प्रोड्यूस होगा. ये आइडियल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, आज तक जो हम लोग काम करते रहे थे बाय अंडरस्टैंडिंग की अगर ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होता तो कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, दैट इज आइडियल प्रोडक्शन. इसलिए मैंने लिखा आइडियल प्रोडक्शन एज पर स्टोइकियोमेट्री. है ना, स्टोइकियोमेट्री लगा के आज तक जो हम लोग करते थे कि इतना रिएक्टेंट दिया हुआ है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, that will be called ideal production. Actual production will be less than that, and that's why your yield will be less than 100%. ठीक है, वॉइस का इशू सब लोगों को आ रहा है क्या?
वॉइस का इशू कितने लोगों को आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। ये आ रहा है। तो फिर निधि तुम्हारे एंड पे थोड़ा इंटरनेट का इशू हो सकता है, तो रिफ्रेश कर लो, या फिर देखो जरा कोई और लोग यूज कर रहे हो तो उनको थोड़ा मना कर दो। नेट का इशू है ना, मेरे साइड से तो मैंने स्पीड इनफ काफी करवा लिया, 200 Mbps करवा लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द नेट कनेक्शन फ्रॉम माय साइड। ओके, इतना होने के बाद तो यही मैंने बताया कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो होगा वो आइडियल से कम होगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि यील्ड जो है 100% से कम है। ठीक है, दैट्स वन। अब दूसरा में मान लो, दूसरा तरीका क्या है कि अब तुमको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट दे दे कि मेरे को इतना प्रोडक्ट बनाना है, नाउ टेल मी व्हाट विल द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्टेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दूसरा तरीका है if the amount of product is given, ठीक है, ये अगर फिक्स कर दिया है और रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्टेंट इज बीइंग आस्क्ड, तो क्या करना है, यहां पे कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। यहां हम लोग ऊपर आइडियल लिखेंगे और नीचे एक्चुअल लिखेंगे, क्योंकि इस बार आइडियल रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होने वाली है। सो दैट्स व्हाई वी राइट, सॉरी, एक्चुअल रिक्वायरमेंट ज्यादा होने वाली है, so we write ideal requirement या आइडियल कंजम्पशन लिख देता हूँ, आइडियल कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल कंजम्पशन जो ज्यादा होने वाला है ऑफ रिएक्टेंट। और ये आइडियल का मतलब अगेन क्या है, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कितना कंज्यूम होना चाहिए था ना, उससे ज्यादा एक्चुअली कंज्यूम होने वाला है। सो यहाँ भी अगर हम लोग फॉर्मूला को रिविजिट करें तो इस बार हम लोग लिखेंगे so we can write actual consumption of reactant will be equal to ideal consumption, यहां लिख देता हूं एज पर स्टोइकियोमेट्री, है ना, स्टोइकियोमेट्री से जो कंजम्पशन का क्वांटिटी आएगा उसको हम लोग आइडियल बोलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा होने वाला है इस बार 100 बाय परसेंटेज ईडी है, ध्यान में रखना, इस बार कहानी उल्टी हो गई है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो गया, नोट कर जाओ, कहीं डाउट रहे तो पूछ लोगे। आइडियल कंजम्पशन बाय एक्चुअल कंजम्पशन इनटू 100। सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना। ओके, फिर से बता देता हूँ कि देखो क्या है कि अगर यील्ड ऑफ रिएक्शन 100% से लेस है, तो अगर हम लोग रिएक्टेंट की साइड से आगे बढ़े तो प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए था एज पर स्टोइकियोमेट्री उससे कम बनेगा, है ना, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज लेस देन 100%। इज दैट ओके? यस। हाँ, सो उस समय अगर लेस देन 100% अगर कंप्लीशन का रेट है तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पर जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उससे कम बना है, और इसलिए परसेंटेज यील्ड में बोला था कि एक्चुअल प्रोडक्शन बाय आइडियल प्रोडक्शन इनटू 100। ठीक है, दैट वाज द परसेंटेज यील्ड। इज इट ओके? यस सर। ओके, नाउ आइडियल कभी तुमको दिया नहीं जाएगा, आइडियल में यू आर सपोज टू नो कि स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से सॉल्व करके प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, दैट इज द आइडियल। एक्चुअल देकर यील्ड पूछेंगे या फिर यील्ड देकर एक्चुअल प्रोडक्शन पूछेंगे। ठीक है, यस। नाउ अब जब प्रोडक्ट का क्वांटिटी दिया हुआ, मान लो कोई एक रिएक्शन है, बोले कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट इतना चाहिए चाहिए, जैसे CaCO3 को हीट किया, मेरे को CO2 इतना चाहिए ही चाहिए। नाउ बताओ कि CaCO3 कितना लगेगा, है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्टेंट इज बीइंग आस्क्ड, प्रोडक्ट का क्वांटिटी फिक्स कर दिया कि मेरे को इतना चाहिए ही चाहिए, तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी अगर गिवन है और रिएक्टेंट चाहिए, तो रिएक्टेंट तुमको जितना स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चाहिए, अब उससे ज्यादा कंजम्पशन होगा ना एक्चुअली, क्योंकि यील्ड 100% नहीं है ना। इज इट ओके? यस सर। पहले मान लो एक पेन से मैं ये पूरे बोर्ड पे लिख पाता था, बट अभी मैं बोलूं कि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो गया है ना, तो फिर अब मुझे पूरा बोर्ड भरने के लिए एक से ज्यादा पेन लगेंगे ना, है ना, क्लियर है? सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आइडियल कंजम्पशन जो है वो कम है, मतलब आइडियली मेरा एक पेन से हो जाना चाहिए था कम, लेकिन अब अगर मेरे को 2 पेन लग रहे हैं तो क्या हो गया, 1/2 into 100, दैट मींस 50% चल रहा है ना हर पेन का। इज इट ओके? यस सर। चलो, तो दैट वाज Yes, द sir. फॉर्मूला। अभी एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं एक बार, इसको और ज्यादा समझ में आएगा।
सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स, दोनों तरह के एक एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। चलो क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर रिएक्शन अच्छा, ये रिवर्सिबल का साइन ऐसा लिख देगा, डरना मत देख के। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग सिंपल एरो की जगह ऐसा भी लिख देते हैं, तो ऐसा लिख दे या फिर तुमको एरो देके और यील्ड बता दे, दोनों कहानी एक ही है कि दे आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। If the yield of reaction is yield of reaction is 80%, then दो क्वेश्चन है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से हम लोग बात कर रहे हैं। पहला है कैलकुलेट मोल्स ऑफ, या फिर वॉल्यूम पे चले जाते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ H2 gas measured at NTP produced starting with 34 ग्राम NH3। ठीक है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। इसको जरा ट्राई करो, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दूसरे डायरेक्शन का। पहले बताओ क्या ये पहला टाइप है या दूसरा टाइप है? फॉर्मूला कौन से टाइप का यूज करना है, पहले टाइप का या दूसरे टाइप का? पहले टाइप में क्या था, रिएक्टेंट गिवन प्रोडक्ट पूछा जाता था, है ना। दूसरे में क्या था? सर पहला टाइप है। कौन सा टाइप है ये? फर्स्ट टाइप सर। फर्स्ट टाइप। क्यों, कैसे पता चला? सर क्योंकि उन लोग ने ये NH3 का एक्चुअल वाला दिया है। दे दिया है और पूछा है कि ये कितना होगा, दैट मींस दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट, है ना। यस सर। रिएक्टेंट इज गिवन, प्रोडक्ट इज बीइंग आस्क्ड, तो पहले टाइप का फॉर्मूला यूज करना है ना। ट्राई करो जरा। सर हाँ जी, बोलो। सर ये जो आप कंसीडर रिएक्शन टू NH3, उसके बाद में वो सिंबल ये जो दिया है ना, दैट शोज, अभी मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात बताई ना, कि ऐसे रिएक्शन जो क्लोज स्पेस में कराने के बाद कंप्लीट नहीं होते, है ना, उनको रिवर्सिबल रिएक्शन बोला। तो दिस इज द साइन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने सिर्फ ऐसा लिख के इसलिए दिया है तुमको, ताकि इसको देख के डरना नहीं। दिस इज नथिंग बट, समझ लो कि इस रिएक्शन का कंप्लीशन पूरा नहीं हो रहा है ना। सर वो फर्स्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 मेजर गैस NTP का मतलब NTP। हाँ बोलो बोलो। NTP का मतलब क्या है? क्लास नहीं किया है पुराना? सर मैंने कल ही एडमिशन लिया है इसीलिए। ओके, फिर तो मुश्किल होगी। पूरा प्लेलिस्ट शेयर किया हुआ है ग्रुप पे, ठीक है, आई विल शेयर इट अगेन, ठीक है, या फिर किसी से मांग लोगे और पुराने लेक्चर देख जाओगे, क्योंकि आप आज के दिन ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, समझ लो, चैप्टर का, है ना। सो आज के दिन पुरानी पूरी कहानी बतानी थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर वॉल्यूम ऑफ एट एनटीपी पूछा जाए किसी भी गैसियस सब्सटेंस का, देखो यहाँ H2 गैस है ना, तो हम लोग लिखते हैं, जस्ट मैं बता दे रहा हूँ, अभी बाकी लोगों को भी फायदा हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम अगर पूछे एट एनटीपी, एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सी। प्रेशर कितना? 180 एम। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन है, तो टोटल वॉल्यूम इज टोटल मोल्स ऑफ गैस इनटू 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल ऑफ किसी गैस का वॉल्यूम एट एनटीपी इज 22.4 लीटर। तो टोटल मोल्स अगर पता है तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 मोल का इतना वॉल्यूम, तो 2 मोल का उसका डबल, 3 मोल का उसका 3 टाइम्स। ठीक है, ओके सर। क्लियर है?
तो इफ यू नो कि H2 के कितने मोल्स बने हैं तो फिर उसके हिसाब से तुम्हारा काम हो जाएगा ना। इट विल बी रियल स्ट्रगल फॉर यू इन दिस क्लास, क्योंकि ये सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर, तो काफी कुछ पढ़ के यहाँ तक पहुंचे। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, पहले तुम पुराने लेक्चर देख लोगे, ठीक है, आज का क्लास अटेंड कर लो, लेकिन मोस्टली तुमको बहुत कम चीजें समझ में आएंगी। जस्ट फॉलो द लेक्चर, ठीक है, बट एज सुन एज पॉसिबल पुराने सारे लेक्चर तुम्हारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए रहेंगे। इफ यू वांट तो मेरे को कांटेक्ट करोगे, आई विल शेयर द प्लेलिस्ट, और अदरवाइज ग्रुप में ऑलरेडी है, ठीक है, तो मैं फिर से एक बार शेयर करूँ, ठीक है, तो पुराने sir, सारे thank you. लेक्चर देख जाओ। सर डाउट आ रहा है, मतलब मैंने सॉल्व किया है बट वो 34 से कम होना चाहिए ना सर आंसर, 34 ग्राम से। नहीं, मास में रिलेशन नहीं निकालते हम लोग, स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में मोल्स में रिलेशन निकालते हैं ना। सर मुझे 42.5 ग्राम आया है। नहीं, उतना तो नहीं हो सकता, मास तो कंजर्व रहेगा ना, मास टोटल अगर इन दोनों का मिला के भी बनेगा तो उतना तो नहीं आएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके सर। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको समझते हैं, और सारे स्टेप्स देखना, अपने आप तुमको अपना मिस्टेक दिखेगा, ठीक है। सबसे पहली बात क्या करना है, यहाँ यील्ड दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्शन पूछ रहा है कि कितना होगा H2 का, दैट इज अ प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट के एक्चुअल से पहले हम लोग उसका आइडियल निकालते हैं, और आइडियल कैसे निकालते हैं, तो स्टोइकोमेट्री में मैंने तुमको सिखाया था, है ना। तो आइडियल प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट का मोल्स डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट के मोल्स डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट। सिंपल है ना, है ना, ये चीज हम लोगों ने सीखी है कि फॉर आइडियल प्रोडक्शन हम लोग बोलेंगे मोल्स ऑफ NH3, स्मॉल n इज रिप्रेजेंटिंग द मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 आइडियल। अब लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये यील्ड वाला क्वेश्चन है, मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने बार बार किया है, पूरे स्टोइकोमेट्रिक सेक्शन में ये करते रहे। नाउ इसका मतलब है, अब मोल्स ऑफ NH3 कितना है, तो टोटल मास अपॉन मोलर मास करके, और मोलर मास देखो NH3 का कितना आता है, 17 आता है, 17 ग्राम हो जाएगा ना। तो इसके मोल्स निकालने के लिए 34 ग्राम इज इट्स टोटल मास डिवाइडेड बाय 17 ग्राम इज इट्स GMM और मोलर मास, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 will be equal to moles of H2 ideally produced by 3। और यहां से ये देखो, ये भी 2 आ रहा है, 2 by 2 is 1, तो मोल्स ऑफ H2 कितना आएगा आइडियल, दैट विल बी 3। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है क्या? सर मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके देखा था सर, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में ये सब डाल दिया। कौन से फॉर्मूला में? सर आपने भी दिया था ना, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडियल प्रोडक्शन। आइडियल कितना लिखा हुआ पे? सर आइडियल ही ढूंढना था, तो इसलिए मैंने आइडियल को एक्स अजम्पशन में डाला। और फिर एक्चुअल कितना लिख दिया? एक्चुअल में तो 34 ग्राम। 34 ग्राम एक्चुअल प्रोडक्शन थोड़ी है, वो तो NH3 रिएक्टेंट का क्वांटिटी गिवन है ना। यस सर। क्या लिखा था वहां, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, इज इट अ प्रोडक्ट? नहीं सर। नहीं ना, तो फिर वो कैसे लिख सकते हो? और एक्चुअल ही पूछा है कि कितना प्रोड्यूस होगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस। जब भी ये पूछा जाए दैट मींस दे आर आस्किंग यू द एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना, तो एक्चुअल पूछ रहे, पहली चीज क्लियर है सब लोगों को, ये जो मैंने बोला एक्चुअल इज बीइंग आस्क्ड, आइडियल तुमको स्टोइकोमेट्री से निकालना है, ठीक है, ये दिया नहीं रहेगा। ओके तो सर। तुमको रिएक्टेंट से आइडियल कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, आइडियली H2 कितने प्रोड्यूस होने चाहिए थे, वो तुमको निकालना पड़ेगा स्टोइकोमेट्री से। ये निकालने के बाद हम लोग एक्चुअल निकाल सकते हैं ना। तो अब एक्चुअल पे कैसे जाएंगे, हम लोगों ने सीखा है मोल्स ऑफ H2 एक्चुअल जो बनेंगे दैट विल बी मोल्स ऑफ H2 आइडियल बना हुआ इनटू परसेंटेज यील्ड दैट इज 80 बाय 100, ठीक है, दैट बिकम्स 3 into 80 by 100 दैट इज 2.4 मोल्स बनेंगे। इसका मतलब क्या बोला कि आइडियली 34 ग्राम लेकर अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते तो हमसे 3 मोल बनने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली इट विल बी 2.4 मोल, ठीक है। ओके सर। ना अब ये मोल्स निकल गए, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड, और जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं एट NTP, नया वाला बच्चा बताओ क्या लिखेंगे, तुम्हारे सामने फॉर्मूला है,
मोल्स है 2.4, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा? फॉर्मूला सामने है। क्या सर करेंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने क्या बोला कि अगर मोल्स मिल गए तो टोटल वॉल्यूम एट एनटीपी कितना निकालेंगे? ये फॉर्मूला है ना? 2.4 multiplied by 22.4. दैट्स ओके, गुड। सो दिस इज 2.4 into 22.4। इसी को सॉल्व कर जाना, दिस मच लीटर विल बी द आंसर। ठीक है, इफ यू सॉल्व इट 53.76 के साथ है। Yes, sir. 53.76 लीटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर 1 मिनट सर। ओके ओके, सर हमने वहाँ पे 2.4 को 22.4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये फॉर्मूला देखो ना, टोटल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? टोटल मोल्स इनटू 22.4 लीटर। ये पहले बताया था ना, मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी इज 22.4 लीटर, मतलब एक हाँ मोल का सर। वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके कैन गेट द टोटल वॉल्यूम, है ना? डन। Yes, sir. Yes, sir. इसी रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दूसरी रिक्वायरमेंट आएगी। So second question for the same reaction is calculate moles या mass कर देता हूँ, चलो mass of NH3 gas required to produce 33.6 liter N2 gas measured at NTP। इसको सॉल्व करो। इस सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये क्लियर है क्या? यस सर। कैसे पता चला? सर क्योंकि प्रोडक्ट का दिया हुआ है ना। प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, ये हाँ, सर। फिक्स कर दिया है कि इतना चाहिए ही चाहिए, और पूछ रहा है कि मास ऑफ NH3 बताओ, दैट मींस दे आर आस्किंग अबाउट द रिएक्टेंट। इसका मतलब सेकंड टाइप का फॉर्मूला चले। तो सेकंड टाइप के फॉर्मूला में क्या करते हैं, वहां एक्चुअल रिक्वायरमेंट और आइडियल रिक्वायरमेंट को रिलेट करते हैं यील्ड से। आइडियल विल बी कैलकुलेटेड बाय द स्टोइकियोमेट्री, है ना, जैसे ये किया था वैसा आइडियल ऑफ NH3 विल बी कैलकुलेटेड बाय यू, एंड एक्चुअल के लिए यील्ड वाला फॉर्मूला लगाए। ठीक है, ट्राई करो। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वॉल्यूम से मोल निकाल लेते हैं ना, मोल में काम करना इज बेटर। सो इतने वॉल्यूम का कितना मोल होगा? सो फॉर N2 गैस अगर हम लोग बात करें, उसका टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 33.6 लीटर, एंड दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 इनटू 22.4 लीटर। यहां से मोल्स ऑफ N2 निकल आएंगे ना, मोल्स ऑफ N2 जो है दैट इज 33.6 बाय 22.4। ये देखो 1.5 आ गया। ये दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट दिया हुआ है, और अब रिएक्टेंट का आइडियल निकालना होगा स्टोइकियोमेट्री से। तो रिएक्टेंट है NH3, तो मोल्स ऑफ NH3 आइडियली कंज्यूम डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 गिवन डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट 1। ओके, मोल्स ऑफ NH3 आ जाएंगे, और मोल से मास में जाने के लिए क्या करते हैं, GMM से, या 1.5 है क्या वो? कौन सा? दिस वन इज 1.5 ना, है ना, 3/2 आ जाएगा। सो
अभी देखो NH3 के मोल्स कितने आ जाएंगे, तो यहां से पता चला मोल्स ऑफ NH3 आइडियल is 2 times moles of N2, that is 2 into 1.5, that is 3. ये आइडियल हुआ कि आइडियली इतना लगना चाहिए था, एक्चुअली उससे ज्यादा लगेगा ना। तो यहां पे अब हम लोग बोलेंगे मोल्स ऑफ NH3 एक्चुअल कितना लगेगा, दैट वाज मोल्स ऑफ NH3 आइडियल इनटू 100 बाय परसेंटेज यील्ड, है ना, ये तो करते थे। दैट मीन्स इट विल बी 3 into 100 by 80. That gives you, जो कितना हो जाएगा, 15 by 4, so that is 3.75. तो मास चाहिए, मास ऑफ NH3 required will be, इसके मोल्स 3.75 इंटू इसका GMM, दैट इज देखो 14 प्लस 3 आता है 17, तो 17 ग्राम। इसको कैलकुलेट करो, हम्म, 63.75 जैसा आ जाना चाहिए। सर ये नीचे मास रिक्वायर्ड बाय NH3, मास ऑफ NH3 मास ऑफ मल्टीप्लाई बाय 17 क्यों किया? क्योंकि हम लोग टोटल मास कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू GMM, है ना, वाला लेक्चर, ठीक है। तो टोटल सर मास आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है। टोटल मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास या GMM फॉर मॉलिक्यूल्स लिखते हैं ना। तो GMM कितना आएगा, तो N का एटॉमिक मास देखो 14 है, H का 1 होता है ना, तो 14 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 17 आ गया ना, इसका मॉलिक्यूलर मास इज 17, सो GMM कितना होगा 17 ग्राम, तो 1 मोल का मास विल बी 17 ग्राम, तो 3.75 मोल्स का मास कितना, 3.75 इंटू 17 ग्राम। क्लियर है? यस सर। सर ये वाले टाइप के मेंस में पूछेंगे या ये वाले टाइप के क्वेश्चन? यील्ड थोड़ा रेयर है, यील्ड वाले पे कम जाते हैं, नहीं के बराबर जाते हैं, बट अगर पूछ दिया जाए तो थोड़ा देख के रखोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो ध्यान में रहेगा ना। ओके सर। मेंस में थोड़ा अवॉइड करते हैं यील्ड तक जाने के लिए। चलो, तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में इतना ही काफी है। अब इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पहली बात तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी तुमको बहुत मिलेंगे, या फिर दूसरी चीज ये है, दूसरा उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि बहुत सारे आगे के चैप्टर्स में वो एज अ बेसिक यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले लेक्चर में बोला था मोल कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी। तो यहाँ जो चीजें सीखोगे उसको बार बार अप्लाई करना पड़ता है तुमको डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स में, एंड दैट्स व्हाई आल्सो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक ABCD ऑफ इंग्लिश, ठीक है, कि तुम इसको यूज करना सीख जाओ तो तुम बहुत कुछ आगे काम आएगा, है ना। तो वैसे ही ये है, दिस इज लाइक बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट सीखे, उनको आगे यूज करना है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो अगला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि वहां से भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा उसका इंपॉर्टेंस है कि उसको हम लोग आगे कई सारे चैप्टर्स में यूज कर लें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म्स। अभी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, कहाँ यूज होते हैं एक्चुअल लाइफ में,
न्यूमेरिकल्स तो ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं वो तो हम लोग देखेंगे, एक्चुअल लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो इफ यू गो इन द किसी भी केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो कभी कभी प्योर सब्सटेंसेज अलग से रखे रहेंगे, बट बहुत सारे देखोगे बीकर में लिक्विड टाइप का कुछ लिखा हुआ रहेगा उसके अंदर, और उसके ऊपर लिखा रहेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, या फिर सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर उन्होंने बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में घोल दिया, ठीक है। तो जिस चीज को घोला जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसमें घोला जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और घोलने के बाद जो चीज बनती है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। सो एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, ए को बी में घोल दिया और सी बन गया, तो जिसको घोला ए दैट इज सॉल्यूट, जिसमें घोला जैसे पानी में घोला तो पानी इज सॉल्वेंट, ठीक है। और नमक, जैसे नमक मान लो घोल दिया तो नमक वाला जो पानी बन गया दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, यू गेट सॉल्यूशन। कोई रिएक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट अ मिक्सचर, कि पानी के अंदर शक्कर को घोल दिया या नमक को घोल दिया या ग्लूकोज घोल दिया, यू आर गेटिंग एक्वस सॉल्यूशन, दैट मींस सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग। तो सॉल्वेंट क्या है, जैसे इफ शुगर इज एडेड टू वाटर देन यू गेट एक्वस। ये वर्ड याद रखना, कभी भी एक्वस सॉल्यूशन वर्ड यूज करें दैट मींस वाटर इज द सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। Solvent is Yes. sugar, solvent is water, and whenever solvent will be water, the solution will be termed as aqueous solution. तो पहली चीज ये है कि जब तक कुछ ना बोला जाए सॉल्वेंट के बारे में या फिर एक्वस सॉल्यूशन लिखा जाए, हम लोग वाटर को ही सॉल्वेंट मानते हैं। इज इट ओके? यस सर। तो पहला पॉइंट यही है नोट में, इफ solvent is not mentioned, मान लो बोल दिया सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ऐसा बोल दिया, तो वहां पर भी मान के चलना है कि H2SO4 को किसमें घोला है, तो पानी में घोला, ठीक है। तो सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड और aqueous solution is mentioned, then water is the solvent. ठीक है, दैट इज फर्स्ट पार्ट। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी नॉन लिक्विड चीज को, कोई सॉलिड या गैस को अगर किसी लिक्विड में घोला जाए, देन द लिक्विड विल बी कॉल्ड द सॉल्वेंट, नॉन लिक्विड जो है वो सॉल्यूट कहलाएगा, ठीक है। इज इट ओके? इफ यू आर हैविंग नॉन लिक्विड सब्सटेंस and if you are having liquid substance, और वहां से अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो इसमें से इसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। इज इट ओके? जैसे नमक को पानी में घोल दिया तो नमक इज द सॉल्यूट, पानी इज द सॉल्वेंट। क्लियर है? यस सर। तीसरी चीज, अब मैथमेटिक्स पे आते हैं कि जब सर नमक को, हाँ बोलो। सर अगर दोनों ही लिक्विड रहे तो फिर जिसका मोल्स ज्यादा रहेगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी वो सॉल्वेंट बोल देंगे, और जो कम रहेगा उसको सॉल्यूट बोल देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो चलो वो भी लिख ही देता हूं। अगर लिक्विड सब्सटेंस प्लस लिक्विड सब्सटेंस मिलके अगर दिया हुआ है और यहां से सॉल्यूशन बन रहा है, तो
हैविंग, मान लो ये लेस मोल वाला एक है, एंड दूसरा जो है दैट इज ग्रेटर मोल, इसके मोल ज्यादा है, तो फिर हम लोग लेस वाले को सॉल्यूट बोलेंगे और ग्रेटर वाले को सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मैथमेटिक्स पे। तो मान लो 5 ग्राम शक्कर लिया और उसको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 5 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया, टोटल मास 105. 105 ग्राम है ना, क्योंकि मास हमेशा कंजर्व होता है, या तो कोई रिएक्शन भी नहीं है, रिएक्शन हो जाए तो भी टोटल मास हमेशा कंजर्व होता है, या तो कोई रिएक्शन भी नहीं, या तो जस्ट घोल दिया है ना, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलेंगे, मास विल बी कंजर्व्ड व्हाइल मेकिंग द सॉल्यूशन। सो फोर्थ पॉइंट बनेगा व्हिच विल बी न्यूमेरिकल पॉइंट, दैट मास ऑफ सॉल्यूशन will always be exactly equal to mass of solute plus mass of solvent। वैसा ही टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन पूछे तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखा है, मोल्स इन सॉल्यूशन लिखा है कि टोटल जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें टोटल कितने मोल्स हैं, तो मान लो 3 मोल अगर सॉल्यूट के हैं एंड 10 मोल इसके हैं तो टोटल 13 मोल्स हो गए ना, दैट्स व्हाई वी विल से टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन इज 3 + 10 दैट इज 30। वॉल्यूम में हर बार डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ यू आर हैविंग द डेटा ऑफ डेंसिटी, तो सिंपली डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी है ना, so that will be mass of solution। और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट से आता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज अनदर फॉर्मूला। कभी कभी क्या करेगा, नॉर्मली देना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा करता है वो कि मान लो बोल दिया 100 ml वाटर में 5 ग्राम NaOH ऐड कर दिया, इतना ही दिया, दे हैव नॉट गिवन यू डेंसिटी का डेटा, देन क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट द फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अगर डेंसिटी का डेटा नहीं दिया जाए एंड फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया जाए। सो इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे दिया तो ठीक ही है, फाइनल वॉल्यूम दे दिया, मान लो बोला कि दैट इज 101 ml, ऐसा कुछ लिख दिया तो फाइनल वॉल्यूम पता है, बट अगर वो ना दिया जाए और डेंसिटी भी ना दिया, आर नॉट गिवन, then total volume of solution will be equal to, almost equal to, volume of solvent for non-liquid solutes। ठीक है, and it will be equal to volume of solvent plus volume of solute for liquid solutions, liquid solutes।
जैसे नमक को घोलो, नमक इज सॉलिड, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग कहते हैं मान लो नमक को घोल दिया, 5 ग्राम नमक को घोल दिया 100 ml वाटर में, तो फाइनल वॉल्यूम भी हम लोग 100 ml ही ले लेते हैं, बोलते हैं वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो। लेकिन मान लो कोई लिक्विड को लिक्विड में बोल रहे हैं, मान लो 5 ml एथेनॉल को हमने 100 ml वाटर में ऐड किया, तो हम लोग बोलते हैं 105 ml इज द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वो दोनों लिक्विड। लेकिन यहाँ पर अगर नॉन लिक्विड सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है, जैसे कोई सॉलिड ऐड कर दिया है, तो वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को अप्रोक्सीमेटली लिया जा सकता है, बट दैट इज व्हेन these things are not given, then only you have to take these things. Clear है? Yes, sir. नोट कर लो। सर आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है, तो लास्ट में बोला हुआ एक बार रिपीट कर दो ना। क्या मैंने बोला कि अगर तुमको वॉल्यूम फाइनल दिया हुआ है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि वॉल्यूम तुमको पता है, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो डेंसिटी अगर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लेंगे, दैट इज वन थिंग। लेकिन मान लो वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है सॉल्यूशन का और डेंसिटी भी ना दी रहे, तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं। फिर दो केसेस क्रिएट हो सकते हैं, एक अगर लिक्विड नहीं है सॉल्यूट जिसको ऐड किया जा रहा है सॉल्वेंट में, वो अगर लिक्विड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जो ऐड की जाने वाली चीज वो लिक्विड है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे दो केसेस मैंने बताया, शुगर का अगर 5 ग्राम मैंने 100 ml वाटर में ऐड किया तो मैं फाइनल वॉल्यूम का भी 100 ml ले सकता हूँ क्योंकि शुगर इज सॉलिड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 5 ml एथनॉल को, इथाइल अल्कोहल जो होता है, उसको मैंने अगर 100 ml वाटर में ऐड किया है, तो हम लोग कहेंगे दैट विल बी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी टेकन एज 100 ml plus 5 ml, that is 105, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर हाँ, अगर 100 वाटर में अपन शुगर डालेंगे तो उसका जो मास का शुगर तो सॉल्यूबल है, तो फिर वो होगा ना। क्या क्या फिर से बोलो, वॉइस ब्रेक हो गई तुम्हारी, रिपीट योरसेल्फ। सर 100 ml वाटर में हाँ, 5 डाला तो शुगर Five? सॉल्यूबल है, तो फिर 5 वो क्या डाला? जो अपन वेट लेंगे तो वो 100 ml ही आएगा ना। वेट एमएल में थोड़ी आता है, एमएल तो वॉल्यूम की यूनिट है ना, एमएल तो वॉल्यूम की यूनिट है ना, मास की बात करते हैं ना हम लोग जब वेट की बात कर रहे हैं तो 5 ग्राम को डाला है और 100 ml वाटर का अगर डेंसिटी तुमको 1 ग्राम पर एमएल है तो उसका मास भी 100 ग्राम है, तो टोटल मास कितना आएगा, तो 105 ग्राम है। एमएल और लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम नॉट ऑफ मास, है ना, ठीक है। यस सर। क्लियर है ना? यूनिट ध्यान में रखने का है, कौन सी चीज की बात कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम वी कैन नॉट टॉक अबाउट ग्राम, है ना, वी हैव टू टॉक अबाउट एमएल और लीटर, है ना। और जब हम लोग मास की बात कर रहे हैं तो फिर एमएल से काम नहीं चलेगा, एमएल से ग्राम में जाना पड़ेगा। जैसे वाटर का 100 ml विल बी 100 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 ग्राम पर एमएल मानते हैं, तो वाटर के 100 ml का मतलब है 100 ग्राम वाटर इज देयर, तो 100 ग्राम वाटर था और 5 ग्राम मैंने शुगर ऐड किया है, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम 100 ग्राम प्लस 5 ग्राम, दैट इज 105 ग्राम। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो ये पांचवा टर्म है। और चौथा पॉइंट था ये। पांचवा पॉइंट क्या है कि जब भी हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट साइज ऑफ सैंपल। वो यूनिट साइज कुछ भी हो सकता है, वो तुम कभी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात करोगे, कभी तुम बात करोगे कि पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ऐसा। तो ये बताता है कि सॉल्यूट का प्रेजेंस कितना है इन यूनिट साइज ऑफ द सॉल्यूशन और विद यूनिट साइज ऑफ सॉल्वेंट। इज इट ओके? Yes, sir. इसी को डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे। सो फिफ्थ पॉइंट राइट डाउन, concentration terms represent presence of solute in unit size of
solution or with unit size of solvent. ठीक है, जैसे आगे जो हम लोग टर्म पढ़ेंगे वहां देखोगे, कभी मैं बात करूंगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम को मैंने कुछ एक साइज मान लिया है ना, तो वहां ऐसा बेस, कुछ एक बेस बना दिया और बोला उसके रिस्पेक्ट में उसके साथ कितना सॉल्यूट है, तो पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है या फिर कितने सॉल्वेंट के साथ कितना सॉल्यूट है, इस तरह की चीज हम लोग बात करेंगे। एंड ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे, दैट्स वाई चूंकि यूनिट साइज ले रहे हैं इसलिए वो डिपेंड नहीं करेंगे कि तुमने सैंपल साइज कितना लिया है। So, concentration terms have value independent of the size of sample of a given solution. जैसे एक टर्म है, जो पहला टर्म पढ़ेंगे हम लोग मोलालिटी है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि तुम सॉल्यूशन का कितना भी साइज ले लो, उसके अंदर मोलालिटी विल बी सेम। ठीक है, मोल्स अलग हो सकते हैं, मास अलग हो सकते हैं, लेकिन मोलालिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको डिपेंड नहीं करेगा तुमने 5 ग्राम सॉल्यूशन लिया है 100 ग्राम उसी का सॉल्यूशन, इट विल बी सेम। ठीक है, सो दैट इज द लास्ट पॉइंट। इसको हम लोग एग्जांपल से सीखेंगे, बार बार देखेंगे कि जितने डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के, उन सब में ये एप्लीकेबल होगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आगे हम लोग यूज भी करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दो ना। फिर से बता रहा हूं कि तुम्हारे पास जैसे शक्कर घोल दिया मैंने, ठीक है, तो शक्कर घोल दिया मान लो पानी में, और उसके बाद मैं उससे एक चम्मच निकालूं या एक ग्लास निकालूं, मीठापन सेम होता है ना। यस सर। तो मीठापन क्या बता रहा है कि कितने पर यूनिट सॉल्यूशन में कितना शुगर आ रहा है ना। मीठापन का मतलब है तुम एक चम्मच को टेस्ट करो या एक ग्लास को टेस्ट करो, शक्कर तुम्हारे अंदर ज्यादा या कम जा रहा है, लेकिन मीठापन सेम होता है ना। यस सर। है ना, ऐसे ही सब्जी तुम एक चम्मच खाओ या फिर एक डब्बा, पूरा एक डब्बा लेके खा लो, नमक का ऐसा थोड़ी लगता है कि अभी नमक ज्यादा गया है तो ज्यादा नमकीन लग रहा है, ऐसा थोड़ी फील होता है। यस सर। क्या मैं बोल रहा हूँ कि एक चम्मच सब्जी खाओ या एक कटोरे में पूरा भर के सब्जी खाओ, ये बोलते हो कि ये ज्यादा नमकीन है एक कटोरे वाला क्योंकि इसमें नमक ज्यादा होगा? नहीं सर। नमकीन ज्यादा बराबर बोलते हैं ना, तो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर है? यस सर। ठीक है, वैसे ही मैंने जैसे बताया शक्कर को ग्लास में या फिर एक पूरे मान लो कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर के अंदर शक्कर को पानी में घोल दिया, उसका एक चम्मच टेस्ट करो या फिर एक ग्लास लेकर पूरा पी जाओ, एक ग्लास में तुम्हारा शक्कर के मोल्स या मास ज्यादा गया है, लेकिन मीठापन तुम बोलते हो बराबर है ना। यस सर। है ना, वो मीठापन, नमकीन, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज कंसंट्रेशन टर्म इज लाइक दैट। सो उसको फर्क नहीं पड़ता है तुमने एक चम्मच टेस्ट किया या एक ग्लास टेस्ट किया। ठीक है, यस सर। ओके, चलो तो अब एक एक करके हम लोग सारे कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे। इसको नोट कर लिया ना? यस सर। चलो अब एक एक करके देखते हैं कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उनका डेफिनेशन क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते चले जाएंगे। तो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म इज मोलालिटी। इसके वैल्यू को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। ठीक है, इसके वैल्यू को स्मॉल m से दिखाते हैं। सो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है? So, molality of solute in a given solution. सिंपली मोलालिटी भी बोले तो यही बोल रहा है। ठीक है, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट
इन केजी, ठीक है। या फिर अगर हम लोग ग्राम में यूज करें, मान लो प्रैक्टिकली हम लोग 1 केजी 2 केजी ऐसा नहीं यूज करते, ग्राम में यूज करते लैब में, तो वहां क्या करना है, तो इसको अगर हम लोग ग्राम में लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला जरा सा मॉडिफाइड हो जाएगा। अगर तुमने मास को ग्राम में लिया है, इन ग्राम अगर लिया है तो यहां इंटू 1000 करना, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी। सर एक बार और समझा देंगे? फिर से बता रहा हूं, मान लो तुमने 500 ग्राम वाटर में 2 मोल शक्कर के घोल दिए, ठीक है। तो ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे 500, चूंकि ग्राम में लिख रहा हूं मैं, इंटू 1000, दैट विल बी कॉल्ड द मोलालिटी ऑफ शुगर इनसाइड दैट सॉल्यूशन। इज इट ओके? यस सर। लेकिन मेरे पास दूसरी चॉइस है कि मैं 500 ग्राम को केजी में एक्सप्रेस करूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0.5 लिख दूंगा, ऊपर 2 मोल्स अगर ऐड किए तो 2 लिख दूंगा। तो 2/0.5 इज सेम एज 2/500 इंटू 1000, है ना, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। सिर्फ यूनिट चेंज हुआ है ना सर? यस सर। यूनिट, ये नंबर्स हैं, इनका कोई यूनिट लिखते नहीं हम लोग, ठीक है। मोलालिटी इज 2, इसका मतलब है 1 kg सॉल्वेंट इज प्रेजेंट विद 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ कोई यूनिट की बात Yes, नहीं sir. है, जस्ट केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया तो इंटू 1000 कर दिया, दीज आर नंबर्स। अब अगर मैं पूछूं 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, क्या बोलोगे? वन ग्राम इज हैविंग हाउ मेनी मिलीग्राम्स? मिली का मतलब क्या, 1000 ना। हाँ सर। Yes, sir. तो 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम, ठीक है। Okay, sir. 10⁻³ होता है, मतलब छोटा जाता है, मिलीग्राम इज स्मॉलर देन ग्राम। सो 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इज 0.001 ग्राम, ठीक है। दैट मीन्स 10⁻³ ग्राम। तो वैसा ही ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही मोल्स में अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी स्टार्ट कॉलिंग इट मिली मोल्स, ठीक है। तो हम लोग ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 को ऐसा भी लिख सकते हैं, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent in kg in ग्राम, ठीक है। तो कोई पूछे 1 मोल मीन्स क्या, दैट इज 1 मोल इज 1000 मिलीमोल्स। 1 मिलीमोल्स मतलब क्या, दैट इज 10⁻³ मोल। ओके, इसको नोट कर दो। Done, sir. डन सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इससे रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन सेज 255 ग्राम aqueous solution of urea contains 5 gram urea in it. Calculate molality of solution. अच्छा, एक चीज और इसमें लिख सकते हो, इट इज moles of solute present per kg of solvent, है ना।
यूरिया क्या है, याद है क्या? व्हाट इज यूरिया? भले बताया मैंने, यूरिया का फॉर्मूला था CONH2 ट्वाइस। अगर एटॉमिक मासेज चाहिए, H का 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। इसको यूज कर लोगे। डेफिनेशन देखो, अपने आप पता चलेगा कि कौन सी चीजें जरूरत है। ग्राम वगैरह में बात कर रहे हो तो यू नीड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यू नीड मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? मास अपॉन जीएमएम, है ना? सर नहीं समझ में आ रहा। डेफिनेशन में जो चीजें हैं वो अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा ना, है ना? हाँ सर। डेफिनेशन में क्या है, जैसे ये दूसरा वाला देखो, इसमें 3 चीजें हैं, 1000 तो ऑलरेडी नंबर है, बच गए 2 चीजें, ये दोनों तो पता करना है ना। सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 आ रहा है। वाई 0.1? सर 1/2 at 12. 1/12 इज द राइट आंसर, यस। इसका जीएमएम देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 आएगा, है ना? तो इसका जीएमएम है 60 ग्राम। तो टोटल मास दैट इज 5 ग्राम अपॉन 60 ग्राम, दैट मींस 5/12, दैट इज 1/12 इज द मोल्स ऑफ यूरिया। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से चलो, अगर पुराना रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी बहुत कुछ नया सीख रहे हो ना, अगर पुराना रिवीजन नहीं करोगे छूट जाएगा। सोचो ना, जब साइकिल चलाना स्टार्ट किया होगा, मान लो एक दिन चलाया और फिर 1 महीने नहीं चलाया, अगली बार चलाओगे फिर गिरोगे। लेकिन अगर वो रोज रोज चलाते रहे तो 1 महीने के बाद बहुत आराम से चला सकते। सो दैट्स व्हाई अभी नई चीज जब तक सीख रहे हो, पुरानी चीजों जितने चीजें पिछले क्लास तक सीखी हैं उन सबको रिवाइज करके आया, तभी जाके तुमको ये चीजें समझ में आएगी। बार बार मैं यूज कर रहा हूँ ना, टोटल मोल्स इज टोटल मास अपॉन जीएमएम, है ना? एंड टोटल मास अगर चाहिए दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू जीएमएम। ये चीज बार बार यूज कर रहे हैं। तो इसका जीएमएम अगर चाहिए तो इसका जीएमएम इज, कैलकुलेट कर लोगे, 60 आ जाएगा, है ना? 60 ग्राम लिख देंगे, बिकॉज कार्बन का 1 है 12 इंटू प्लस 16 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन के 2 है तो 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन के 4 है तो 1 इंटू 4, है ना? यही तो करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। इसका सर जीएमएम आंसर 1/3 है। कितना? 1/3। यस, राइट, गुड। सो देखो यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट हम लोग है मास पता है तो मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया इज अ सॉल्यूट, है ना? तो मोल्स ऑफ यूरिया इज 5/60, दैट इज 1/12। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 250 ग्राम। वाई 250? मेरे को तो 255 दिख रहा है। वाई 250? सर सल्यूट 5 ग्राम है। यस, क्योंकि ये जो मास दिया हुआ है सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, ना कि सॉल्वेंट का। और ये चीज ध्यान में रखनी है, स्पेशली फॉर मोललिटी में नीचे सॉल्वेंट आता है, बाकी में नहीं आएगा, बाकी में सॉल्यूशन आता है, बट मोललिटी में नीचे सॉल्वेंट आता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इफ यू वांट टू राइट नीचे क्या लिखना है, वो सॉल्वेंट चाहिए। तो उन्होंने अगर सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, उसमें सॉल्यूट के मास को माइनस करके हम लोग सॉल्वेंट का मास निकालेंगे। सो दैट विल बी 255 माइनस 5 ग्राम, दैट इज 250 ग्राम। और अब अगर मोललिटी चाहिए, हम लोग क्या लिखेंगे? मोललिटी इज moles of solute, that is 1/12 divided by mass of solvent। अगर मैं ग्राम में लेता हूं तो into 1000 लिखेंगे, that gives you 1/12 into 4, that is 1/3। और इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0.33 भी लिख सकते हैं, स्मॉल एम, ठीक है? तो मोललिटी 0.33 लिखने का मतलब है दिस इज अ 0.33 स्मॉल एम सॉल्यूशन, ऐसा भी लिखा है। क्लियर है? यस सर। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो, लेकिन अगेन वही मैं बता रहा हूँ, अगर पुराना याद नहीं रखोगे तो नया पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि पुरानी चीजें यूज होने ही वाली है।
चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। थोड़ा सा इसी में से मिलता जुलता देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज contains 18 ग्राम ग्लूकोज। चलो इसको सॉल्व करो जरा। सिमिलर क्वेश्चन दिया है मैंने, जस्ट नंबर अलग किए, सॉल्यूट अलग कर दिया है। ग्लूकोज पता है क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C12H22O11. दैट इज सुक्रोज और शुगर। C6H12O6 ग्लूकोज इज C6H12O6। अभी मिस्टेक मत करना, ये सॉल्व होना चाहिए। Answer is 0.4. 0.4 यस राइट है, गुड। अभी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है कैलकुलेट कर सकते हैं ना? 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6। 170 आया। नहीं, गलत कर दिया तुमने। 180 सर 180 180 यस। सो अगर मेरे को मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए तो क्या करूंगा इस बार? 0.1 ग्लूकोज डिवाइडेड बाय जीएमएम, दैट इज 18 बाय 180, दैट इज 1/10। सर 180 कहाँ से आया? इसका मॉलिक्यूलर मास देखो ना कितना आएगा, दैट विल बी 12 into 6। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे ना, दैट विल बी 12 into 6 प्लस 1 into 12 प्लस 16 into 6, और ये कैलकुलेट करोगे तो 180 आएगा। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट 180 तो जीएमएम इज 180 ग्राम। और टोटल मास, टोटल मोल्स कैसे निकालते हैं? टोटल मास अपॉन जीएमएम। टोटल मास इज 18, जीएमएम इज 180 ग्राम, तो 18 by 180 इज 1/10। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो अगेन देखो सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 268 सर ग्राम। 4/9 आया। आंसर 4/9 आया सर। 4/9 कैसे आ जाएगा? ये कितना हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट? देखो ना कितना है, 268 माइनस 18 ना, हाँ दैट इज सर। अगेन 250 ग्राम। यस सर। तो मोलालिटी कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये देखो 1/10 इनटू 4 आ गया ना, दैट इज, या तो इसको 2/5 लिख लो, 4/10 लिख लो, या 2/5 लिख लो, या फिर इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.4 एम आ जाएगा। सर 0.04 0.4 क्यों आएगा? 4/10 इज 0.4 ना। 4/10 कितना होता है? 0.4. 0.4 सर। फिर सर एक और क्वेश्चन दो ना। एक और दूं? थोड़ा हाँ। डिफिकल्ट दूंगा इससे, थोड़ा डिफिकल्ट देता हूँ। अगर तुमने सब चीजें समझ ली है तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा। चलो देता हूँ मैं तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। 6 ग्राम solute is added to 500 gram water to prepare a 0.2 m aqueous solution of solute. Calculate molecular mass of solute. सर 2/5। 2/5 कितना बोला?
2/5. हाँ, इतना इतना कम आ ही नहीं सकता। Just see this definition, ना? क्या क्या दिया हुआ है देखो इसमें। दिस इज मोललिटी इज गिवन ना, स्मॉल m मैंने पहले ही बोला था, स्मॉल m लिखा है, दैट मींस दे हैव गिवन यू द मोललिटी। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. This is 0.2, that is equal to moles of solute divided by mass of solvent in gram। देखो 500 दिया हुआ है ना, into 1000। तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो moles of solute will be 0.2 into 500 divided by 1000। ये आ गया 0.1। सर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई बाय 10 करो ना, आ जाएगा 0.2। क्या क्या? 0.2 का जो न्यूमरेटर में है ना, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो वो ऊपर का 0.1। नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो जा रही है, वापस बोल। 0.2 डिनोमिनेटर में है ना सर, नहीं न्यूमरेटर में है ना, ऊपर है। नीचे। हाँ हाँ, तो नीचे Numerator- 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये क्यों करना है? डिनोमिनेटर को हटाने के लिए, ऐसा वो कह रहा है। सर पॉइंट को हटाने के पॉइंट लिए। हटाने के लिए। पॉइंट 0.2 है ना, तो पॉइंट हटाने के लिए। हाँ, तो पॉइंट हटा के 2/10 कर दिया है ना। 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10 है ना। 0.2 कैन बी रिटन एज 2/10, यही ना। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ। तो दैट्स ओके ना। तो 2/10 हो जाएगा, और 500 से ये 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा ना। चलो मैं थोड़ा और ब्रेक करके दे देता हूँ। 0.2 को मैंने 2/10 लिख दिया इंटू 500/1000, ठीक है। अभी कैंसिल आउट करो, 500 को इससे 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं ना, और 2 को इससे कैंसिल कर सकते हैं ना। क्या बचा? 1/10। 1/10 ना, दैट इज 1/10। Now that is moles of solid। मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या लिखते हैं हम लोग, बार बार यूज कर रहे हैं, टोटल मास अपॉन जीएमएम है ना। दैट इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट। दैट इज 1/10, और टोटल मास दिया हुआ है ना, दैट इज 6 ग्राम। सो 6 ग्राम अपॉन जीएमएम of solute is 1/10। So अब यहां से देखो GMM आ गया ना, so that gives you GMM of solute। सर 0.6। 10 इधर आएगा ना, 60 हो जाएगा ना, 60 ग्राम। और जितना GMM होता है ग्राम में, उतना ही मॉलिक्यूलर मास विदाउट एनी यूनिट होता है ना। सो मॉलिक्यूलर मास will be of solute will be 60। Is it okay? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, एक काम करो, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, है ना, और उसके बाद 10 मिनट में पक्का आ जाना, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो सर, अभी सर 11 बजे क्लास है कौन सी क्लास है? मैथ्स की। ये कैसे हो गया टाइमिंग? सर फिजिक्स की हमारी। बोलने में आया था सर, मेरा तो कैलकुलस 9 है। फिजिक्स रखा है सर आज। कैलकुलस फिजिक्स रखा है आज। कैलकुलस 12 बजे से होगा शायद। देख सर लो 11 बजे। 11 सही है।
सर 11 से 1:30। 11 से होता है। ठीक है, फिर क्या करें, तो फिर एंड कर देते हैं आज क्लास, फिर है ना, 15 मिनट ब्रेक लेके तुम अगले क्लास में चले जाओ। सो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू अगले टर्म से, ठीक है। मोलरिटी देख लिया, अभी मोल फ्रैक्शन देखना है, परसेंटेज टर्म्स देखने हैं, मोलारिटी देखनी है, ठीक है, ये सब टर्म्स देखने हैं, इनके इंटरकन्वर्जन देखने हैं, और फिर मोलारिटी का एप्लीकेशन देखना है। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर सर। आप मुझे पुराने प्लेलिस्ट मैसेज कर दो ना। मैं सर, वो- ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा पूरा प्लेलिस्ट, ठीक है। चलो, हाँ, सर ठीक वो है सर, थैंक यू। आपका अलग से ग्रुप बनाना, मैंने कल आपको आप बोला उसी था। में शेयर कर दूंगा, उसमें पूरा प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो, बाय एवरीवन।